किसी तरीके के रास्ते पर विकास के अलावा आलोचनाओं के दूसरे रास्ते पर आ गया और अलग ही एक दृश्य बन गया। तो कहीं गड़बड़ हो गया सब कुछ, कहीं पर भी विकास का या घोषणा पत्रों की चर्चा करने की बात है ही नहीं। निश्चित रूप से पंजाब के अंदर ये समझ में आ रहा था प्रारंभ से ही कि जो वंचित हैं, जो दलित हैं, वो निश्चित रूप से अगरों के खिलाफ, यानी कि खत्री और जट सिख के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और खत्री और जट सिख के ऊपर आधारित ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ऐसी स्थिति में आप पार्टी को बड़ा सहज एंट्री मिल गई उन दलितों के बीच में, जो साधारण जातियां हैं, जो बहुसंख्यक हैं, उनके उम्मीद के साथ में वहां पर हुआ। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी सारा सिलसिला बना। गोवा के अंदर लग रहा था कि आरएसएस के जो बागी हैं वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा करेंगे और आप पार्टी और कांग्रेस के लिए ये अच्छा मौका है। अब एग्जिट पोल किस आधार पर चल रहे हैं आगे ये समझ में नहीं आ रहा। वो हिंदुत्व के मुद्दे पे चल रहे हैं, विकास के मुद्दे पे उन्होंने जांच की है, उनके सवाल क्या रहे हैं, कैसे सवाल उन लोगों से पूछे, लोगों ने उनके क्या जवाब दिए, उसके बाद में वो संख्या बताएं तो बात समझ में आती है। लेकिन वो संख्या ही बता रहे हैं तो संख्या बताने का कोई अर्थ होता नहीं है, क्योंकि इतना गड़बड़ है सारा सिलसिला कि अभी निश्चित रूप से सब गोवा और पंजाब के अलावा कहीं भी कुछ कहा जाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और विशेष रूप से यूपी में अगर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी इतने सारे मतों से जीत के आ रही है तो आश्चर्यजनक बात नजर आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बड़े जहां प्रधानमंत्री को काशी के अंदर 3 दिन तक बैठना पड़ा, लगातार लोगों से संपर्क करके, और जिन अल्पसंख्यकों की वो टोपी ग्रहण नहीं करते थे उनका सहार अपने सर पे रखा, किस किस तरीके से हर आदमी के घर में पहुंचे। लेकिन एक नरेंद्र मोदी गुजरात में टोपी नहीं पहनी है, यहाँ पे बुके और शॉल ले रहे हो। एक चीज मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हो चाहे देश के, या फिर कोई मंत्री हो या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सबको यह तो महसूस होता है कि सामने जो मेरा मतदाता खड़ा है उसकी वैल्यू क्या है। देखिए वो तो सही है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री का ओहदा एक ऐसा होता है कि वो किसी भी हालत में नीचे नहीं उतार, वो देश का प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी का लीडर मात्र नहीं है। आप देखिए ना, सब भवन से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क के एक आदर्श प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनको जर्मन से उखाड़ फेंकने की बातें करते हैं, उन्हीं की बनाई हुई संरचना पे आज पूरी राजनीति हमारी संचालित हो रही है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लेकर ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं हमारे पैनल पर।
65 साल से चली आ रही थी बनती बिगड़ती जिंदगी। कुछ झूठे वादे चला रही थी देश। ऐसे ही कुछ वादों से बनती बिगड़ती आ रही थी हमारी किस्मत। शुक्र है हर खबर से बाखबर हैं हम, क्योंकि हर वादा झूठा नहीं होता। राजनीति का तूफान हो या सत्ता के लिए बिछाई बिसात, सिनेमा की चकाचौंध हो या अपराध से अपराधियों तक की पकड़, सड़क से संसद तक मचा हो कोहराम, लेकिन नहीं हो रुकने का नाम। हर खबर से रखें आपको बाखबर। जन टीवी न्यूज, जन जन की आवाज। बदल देते हैं हमारे जीवन का सार, पुरोधाओं के अनुभव और उद्गार, विश्व को देते अपनापन और प्यार। प्रभात वेला में इनका श्रवण, देखिए प्रवचन, रोजाना सुबह 7 बजे सिर्फ जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर और हम चर्चा कर रहे हैं 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर। अब चर्चा करेंगे एक बार यूपी। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में क्लियर मेजोरिटी बीजेपी को नहीं मिलती है और समाजवादी पार्टी सेकंड पे रहती है, क्या लगता है कि इसमें डिसाइडिंग या फिर कहे कि संकट मोचक की भूमिका में कौन आ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में तो बीएसपी के साथ में बात करने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से तो गठबंधन भी परहेज कर रहा है और बसपा भी परहेज कर रही है स्पष्ट रूप से, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है। या तो मुझे लगता है कि अगर हिंदू कार्ड चला है यूपी के अंदर, जैसा कि बिगिनिंग में नहीं था, बिगिनिंग में विकास की बात की और साथ साथ में सभी जातियों और समूहों को अपने साथ में लेके चलने की बात थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदू कार्ड वाला सिलसिला बना। तो हिंदू कार्ड अगर चल गया है तो अगर जाट वोट जो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग हो गए थे, जो 2014 में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे और रालोद का कोई वजूद नहीं रहा था, इसका मतलब कि वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो उनके साथ में लगे हैं। इसी तरीके से दलितों में एक सेंध मारी थी उस वक्त जब लोकसभा के चुनाव थे, तो वो भी शायद सेंध बरकरार है और अल्पसंख्यकों के वोट भले न मिले हों। तो ऐसी स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए। अन्यथा जो दूसरा बात बनती है वो ये बनती है कि आंकड़ों में एक सेंधमारी हुई और यादवों के जो वोट हैं और जो अल्पसंख्यकों के वोट हैं, अगर वो गठबंधन के साथ में आए हैं और अगड़ों की भी टूट उनके साथ में आई है, तो वो एक बड़ा गठबंधन सामने निकल करके आना चाहिए और उसमें स्पष्ट रूप से सपा की गवर्नमेंट बननी चाहिए, गठबंधन की गवर्नमेंट बननी चाहिए। और अन्यथा ये जिस तरीके से 98 सीटें अल्पसंख्यकों को दी मायावती ने और साथ साथ में दलितों का अपना जो स्वरूप बना करके रखा है, उनका स्पष्ट वो आना चाहिए। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये अचानक ये सब परिवर्तन अचानक नहीं हो सकते, क्योंकि ये काफी लंबा 7 चरणों के अंदर सारा चुनाव हुआ है और उसके अंदर जिन लोगों की जो पकड़ थी वो बरकरार रही है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा किसी की पकड़ टूट गई है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर कांग्रेस सपा का गठबंधन बड़ा कमजोर नजर आ रहा है या भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर उभार बड़ा कमजोर नजर आ रहा है या बसपा के साथ में लोग नहीं है। ऐसी स्थिति में इस तरह का जो पोल नतीजे दिखा रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे कौन सा ये एग्जिट पोल का जरिया क्या है। तो जब तक सवालों का सिलसिला हमारे सामने नहीं हो, क्या सवाल लोगों से पूछे, क्या लोगों ने किन लोगों से पूछे, कौन सा ग्रुप रहा, समाज के विभिन्न हिस्सों में कैसे पहुंचे हैं, तब तक इन एग्जिट पोल्स की कोई खास ऐसा मुझे नजर नहीं आता यूपी के मामले। चलिए आरसी चौधरी साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण रहा आप लोगों के लिए और चलिए आप लोगों ने समय के साथ समझौता भी किया, बिहार में समझौता किया आप लोगों ने जेडीयू और राजद के साथ में, यहाँ पे भी एसपी के साथ में समझौता किया और
मुझे लगता है कि इसके पीछे बड़ी कड़ी एक प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। लेकिन काफी बार यह भी महसूस किया गया कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी के साथ में बैठ रही है, और इसको सोशल मीडिया पे भी काफी उठाया गया है कि राहुल गांधी साइकिल के कैरियर पे बैठ करके रह गए हैं। योगेंद्र जी, मीडिया क्या मुद्दे उठाता है, एग्जिट पोल क्या मुद्दे उठाता है, ओपिनियन पोल क्या मुद्दे उठाता है, निश्चित रूप से भी ये भी बहुत सी एजेंसीज हैं जो अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए अपने प्रयास करते रहते हैं, और मुद्दे उठाना भी कहीं न कहीं लोगों की इंटरेस्ट की कहीं कोई बात होती होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अखिलेश यादव जी के साथ में जो गठबंधन करके जो चुनाव लड़ा, वो कमिटमेंट के साथ जो चुनाव लड़ा, विकास के नाम पे चुनाव लड़ा, और समग्र विकास के नाम पे सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलने की एक बात के लिए चुनाव लड़ा। वहां पे राहुल गांधी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे फैक्ट्री लगनी चाहिए, उस फैक्ट्री के अंदर अगर आपके आलू की चिप्स बन के कहीं भी बाहर जाएगी तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के लोगों को संपन्नता मिलेगी। मेरा एक छोटा सा सवाल है चौधरी साहब, देखिए बहुत डिटेल बहस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ पे स्पीकर्स बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि देखिए ये डेमोक्रेटिक ब्यूटी है हमारी, हमें बाद में याद आता है कि जब जवानी निकल जाती है तो रहती है कि उस वक्त अगर हम कोई इतिहास लिखते हैं तो शायद आज आने वाली पीढ़ी हमें पढ़ रही होती है, लेकिन हम उस वक्त तो खटिया में निकाल देते हैं, सोने में, और बाद में याद है 10 साल का वक्त। और जब राहुल गांधी जी उस किंग मेकिंग पोजीशन में हो और उत्तर प्रदेश का अगर भला नहीं कर पाए और अगर रीजनल पार्टी के साथ में समझौता करना पड़े तो कहीं महसूस करती है कांग्रेस ऐसी क्या कमी आ रही है? आज आलू फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, उस वक्त किसने रोका था? और लोकसभा के अंदर इस बात को लेकर के राहुल गांधी बैक फुट पे भी चले गए, उनकी वो नोटिंग बाकायदा पीयूष गोयल ने दिखवाई कि आप ही के राज के अंदर आप ही ने मना करवाया है कि ये देखिए। योगेंद्र जी, उस टाइम जो प्रदेश के अंदर जो सरकार थी उसको लीड करने वाले, उसके पीछे से जो कंट्रोल करने वाले अलग थे। अभी जो सरकार के अंदर जो लीड कर रहे हैं वो अखिलेश जी लीड कर रहे हैं, एक चीज। दूसरा, उन्होंने उस टाइम रायबरेली के अंदर एक प्लांट डाला था और उसको प्लांट को किसने बाद में बंद किया वो आपको ध्यान में होगा। यहाँ पे बात है, अगर ये जनता के बीच में कमिटमेंट की बात है, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि फैक्ट्री के अंदर चिप्स नहीं बनता और नारियल का जूस नहीं निकलता, अगर ये मोदी जी के वक्तव्य है और सर, का जो वक्तव्य है वो मोदी जी कह सकते हैं, मोदी जी ये बात कह सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का यूथ, यहाँ का मतदाता बहुत इंटेलिजेंट है और उसके लिए मैं कहता हूं आपको, मेरा तो सवाल है कि 10 साल आप लोग फेडरल सिस्टम में रहे, उसके बाद में अगर स्थितियां नहीं सुधार पाए, यूपी के लोगों को विश्वास नहीं दिला पाए तो कांग्रेस की कमजोरी है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पहले मर्तबा बने, लेकिन गुजरात मॉडल उन्होंने ऐसा बनाया कि लोग कहने लग गए कि गुजरात के बाद अब नरेंद्र मोदी की देश को आवश्यकता है, उन्हें बुलाया गया। आपको ध्यान होगा कि जब अशोक गहलोत साहब के टाइम पे एनआरआई सम्मेलन हो रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी आपकी क्लोनिंग नहीं हो सकती क्या? उन्होंने चाहे कुछ भी हो, चाहे उन्होंने अपने भाषणों के अंदाज में लोगों को समा करके बांधने की कोशिश की हो या गुजरात मॉडल को बनाने की कोशिश की हो, वही मैं कह रहा हूं कि विकास का कोई एक एजेंडा तो ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें कि वंस मोर। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने एक बात कही, इसमें दो चीज कर दी, एक तो भाषण की कला होनी चाहिए और एक क्या, मैं नहीं कर रहा कि अगर आप लोग लगते हैं कि मोदी जी के साथ में दो फैक्ट्री जोड़े, हाँ, आपको ये तय करना है क्या वो गुजरात का मॉडल लेके यूपी के चुनाव में गए हैं, क्या वो प्रदेश के अंदर जो मॉडल उसी मॉडल को लेकर चुनाव में गए हैं? चौधरी साहब आप रूट बदल रहे हैं। चौधरी साहब, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि भारत का मतदाता किसी स्टेट का बहुत समझदार है। नरेंद्र मोदी जी ने चाहे जुमले कहे हों चाहे धोखे में रखा हो, लेकिन लोगों को यह लगा कि गुजरात मॉडल देश में कहीं कुछ है जो देश एक हमारे फेडरल सिस्टम में चाहिए ऐसा व्यक्ति जो आके कर सके। नरेंद्र मोदी तो उस वक्त पदाधिकारी भी नहीं थे केंद्र के अंदर, कोई मंत्री नहीं रहे केंद्र के अंदर, आखिर लोगों ने उनका जो एजेंडा था उसको बनाने की कोशिश की। वही मैं कह रहा हूं, अगर 10 साल में यूपीए सरकार उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ कर पाती तो मुझे लगता है कि आज भरोसा होता उन लोगों को, अखिलेश साहब से समझौता कर रहे होते। योगेंद्र जी, ये आपके अपने व्यू हो सकते हैं और हमें भी चाहिए, लेकिन मैं 2-3 चीजें आपके साथ स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं जो मेरी ओपिनियन है, जो मैं बात करना चाहता हूं। जब मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए 2014 की लोकसभा में गए तब वो गुजरात का मॉडल लेके गए, तो अलग अलग राज्यों में गए, तब उन्होंने कहा क्या यहाँ पे सैनिक नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ पे सरकतल वापस नहीं आनी चाहिए, गंगा की सफाई नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सब बातें उन्होंने कही। दूसरी बात, वो कुछ नहीं थे जब गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन हुआ, तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बाद में बोलते हैं और उससे पहले उन्हें खड़ा करके एक चेहरा बनाते हैं, और ये चेहरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर चेहरे को और फेस को बना के किया जाता है। वो जो पार्टी के अध्यक्ष है वो दोयम हो गए और वो एक
चेहरा बना के आप जनता के बीच में गए, जनता ने आपके वादों पे विश्वास किया था। उस टाइम आप देश के प्रमुख नहीं थे, उस टाइम आपके जुमले अगर जनता को ठगा और आज उन बातों को जुमले कह सकते हो तो यह हो सकता है, लेकिन आज आप इस राष्ट्र के प्रमुख हो। आज इस राष्ट्र का प्रमुख अगर कहीं बोलता है तो उसकी बात नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है, वो देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। इसलिए इस बात के मायने आज अलग होते हैं। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज आलू की चिप्स की फैक्ट्री का जिक्र राहुल गांधी साहब कर रहे हैं, गले नहीं उतर रहा। राहुल गांधी साहब के हाथ में 10 साल तक सत्ता रही है वहां पे। जो सुन लीजिए हैं लोगों के जो जैसे चाहे आज ये किसी गले भी नहीं। जो योगेंद्र जी मैं इस आपकी बात का जवाब देता हूं। योगेंद्र जी यूपीए एक बार चौधरी साहब, जो राहुल गांधी एक अध्यादेश को फाड़ने की औकात रखते हो वो सरकार के अंदर कुछ भी करवा सकते हैं। जो कैबिनेट का फैसला हो जिसमें मुझे लगता है कि किसी पार्टी के अध्यक्ष की भी ताकत नहीं होती है, तो राहुल गांधी साहब अगर आज जाकर के सिर्फ चिप्स की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो बेतुक की बात है। नहीं वजह है कि योगेंद्र जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं कि जब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुले में अगर माननीय प्रधानमंत्री की जब बगावत कर सकता है शत्रुघ्न सिन्हा, तो एक पार्टी के सांसद होने के नाते वो ना तो उसमें कोई मंत्री थे ना कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक किसी चीज के लिए अगर आक्रोश से उन्होंने व्यक्त की तो उन्हें एक पार्टी के अंदर एक चीज को ले जाने की उन्हें एक बात थी। बात सुन लीजिए दूसरा शहंशाह, ये तो लोगों की और मीडिया की बातें हो सकती है। शहंशाह बताया राहुल गांधी शत्रुघ्न सिन्हा बहुत अंतर है की सरकार में और पूर्ण बहुमत की सरकार में आपको समझना होगा। मैं नहीं दे रहा हूं जवाब, बीच में समझना होगा। आपने मेरे को तो पार्टी बना दिया, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। ओम सैनी साहब, राहुल गांधी शत्रुघ्न सिन्हा में जरा चौधरी साहब को बताइए कितना अंतर होगा। देखिए, राहुल गांधी मेरा ख्याल है कि भारत की राजनीति को उस तरीके से बयान कर मारने में असमर्थ रहे, लेकिन जहां तक शत्रुघ्न सिन्हा का सिलसिला है वो जिस तरीके से अपने दल के प्रति प्रतिबद्ध रहे और साथ साथ में दल की उन मान्यताओं को लेकर के आज भी मुखर है और ये कहने की क्षमता रखते हैं कि यूपी के चुनाव के बीच में कौन कौन लोग कैसे कैसे क्या। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं ओम जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा भी ये कह रहे हैं, एक सांसद अगर ऐसा कह सकता है तो राहुल गांधी और शत्रुघ्न सिन्हा का जरा तुलना करके बता दीजिए क्या हैसियत है। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी हैसियत, मोदी तो प्रधानमंत्री बाद में बने हैं, वो तो स्टार क्या कहते हैं पार्टी के कैंपेनर और पार्टी के बड़े नेता मेरे ख्याल है शत्रुघ्न सिन्हा पहले से रहे हैं। तो अब जहां राहुल गांधी का सिलसिला है उनको तो आप लोगों ने उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, उसके बाद में आज भी वो सीखने की कगार पर है और लगातार आज सीखने जैसी बातें करते हैं। लेकिन पार्टी में उनकी स्थिति क्या है? पार्टी में को चुनौती दे सकता है? पार्टी में उनको चुनौती देने वाला सिलसिला कुछ भी नहीं है। और निश्चित रूप से देखिए, योगेंद्र जी ने वो कहा नहीं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के जो निर्णय है उसको जिस तरीके से उन्होंने पब्लिकली फाड़ करके फेंका, उनकी वो बात कभी भी बुलाई नहीं हो सकती। लगता है कि राहुल गांधी में वो अपरिपक्वता का एक सबसे बड़ा वो था, ऐसा कभी शत्रुघ्न सिन्हा ने नहीं किया, इसलिए तुलना तो कर ही नहीं सकते हम। चलिए मैं बहुत लंबी हो गई तो मैं चौधरी साहब से उलझ करके रह जाऊंगा। मैं आऊंगा एसपी के पास में। आपके पारिवारिक जो क्लेयर रहा उत्तर प्रदेश में, ये तो वजह नहीं है कि जो एग्जिट पोल है उसमें उसका इफेक्ट आ रहा हो। राहुल जो वक्त लोग अपनी रणनीति में लगाते हैं उस वक्त तो पारिवारिक कलह में दूर करने में लगे हुए थे। योगेंद्र जी, देखिए ये बात तो सच है कि कुछ ना कुछ प्रभाव तो होता है, क्योंकि जहां चुनाव प्रचार महीने भर पहले या 20 दिन पहले तैयार करके रणनीति के साथ प्रचार किया जा सकता था, वो प्रचार माननीय अखिलेश जी नहीं कर पाए, क्योंकि पार्टी के जो अंदर झगड़ा चला समय कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अभी भी आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी को या अखिलेश जी को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ पे टारगेट पे रखा, मैं आपको बताऊं आलू मैं तो वो जानना चाहूँ सर। देखिए 10 मिनट मेरे पास में है, 5 लोगों से मुझे बात करनी है। मैं आपसे सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि आप एग्जिट पोल पे यकीन नहीं कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपकी ऐसी कौन सी ताकत है जिससे आप भरोसा करके कह रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं? ये तो तय है योगेंद्र जी। आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश जी का चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के रूप में प्रस्तुत किया गया। वास्तव में उन्होंने अपना जो एजेंडा वो पेश किया था, हाँ मैंने ये विकास किया है और इस विकास के आधार पर ही मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता के बीच में गए भी वो। तो चलिए अखिलेश को अपने विकास के एजेंडे पर अपने जो काम बोलता है, आप ये कहना चाह रहे हैं कारनामा नहीं बोलेगा? चलिए कुंवार साहब,
अभी भी आप कह रहे हैं कि बहन जी पहले जितनी बार मुख्यमंत्री, कितनी बार एग्जिट पोल में बहन जी को जिताया था, आपको भरोसा है। लेकिन ऐसा कुछ है कि जिसके आधार पर कहा जा सके कि एग्जिट पोल है वो साइड होंगे, रिजल्ट कुछ और होंगे? देखिए योगेंद्र जी, अभी भी मैं लगातार देख रहा था कि एबीपी न्यूज बोलेगी 26 सीटों से भारतीय जनता पार्टी अभी पीछे बहुमत से। मुझको समझ में नहीं आता यहाँ 26 नहीं है या 36 सीटें हो रही है। इस प्रकार की बात करके ये क्या बताना चाहते हैं, इसलिए मैं लगातार बोल रहा हूं, क्योंकि खुद ये दिखा रहे हैं, सुगंधा मिश्रा जो इनकी एंकर है वो दिखा रही है पोल खोल। तो इस एग्जिट पोल की पोल वही खुलेगी जो इनकी टीवी रोजाना चैनल दिखा रही है। और आज अच्छा योगेंद्र जी मुझे एक चीज बता दीजिए, आप किस दिन किस चैनल ने बहुजन समाज पार्टी के माननीय बहन मायावती को मुख्यमंत्री बताया? वो चैनल का मुझे दिखा दीजिए ओपन पोल का। वो मुझे चैनल बताइए जो कह रहा हो कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है कि समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई कह ही नहीं सकता। हाँ योगेंद्र जी यही बता रहा हूं, बताइए। जो लगातार सट्टा बाजार में भाव चल रहा है वही एग्जिट पोल बता रहा है। आज देख लीजिए एग्जिट पोल क्या बता रहा है, जो एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल क्या बता रहा है, पूरे हिंदुस्तान का सट्टा बाजार देख लीजिए आप। ये बाजार की रेट है, एक दो सीटों के बारे में तो नहीं बोलता मैं, तो ये तो एक सट्टा बाजार के हिसाब से यूपी पोल दिखा रहे हैं। मगर देखिए मैं कह रहा हूं, मैं इसमें तर्क बेतर्क में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि 11 तारीख को 1 बजे तक सब रिजल्ट आ जाएंगे। जो जनता वोट देगी उसको मान जाएंगे, और अगर हमारी हार होगी तो हम स्वच्छ अपने मतदाता का आभार करेंगे, उसके लिए हम आभारी रहेंगे जिन्होंने हमको इतना वोट तो दिया। चले लक्ष्मीकांत जी, कर दे कि हम सट्टा बाजार पे जाना नहीं चाहते, लेकिन एग्जिट पोल सब बाजार भाव दिखा रहे योगेंद्र जी, पूरे दिन बाजार भाव दिखा रहे। ये बीकानेर का है, ये झुंझुनू का है, ये फतेहपुर का है, ये कलकत्ता का है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, एग्जिट पोल से ज्यादा भरोसा लोग सट्टे बाजार पे करते हैं। मैं मानता हूं आपकी बात में, क्योंकि देखिए वहां पैसा लगता है, वहां पैसा जिसका लगता है तो वो अपना अंदाज से पूरे चलता है, ऐसे पैसा खर्च नहीं करता। एग्जिट पोल में पर्टिकुलर हमारे एक परंपरा से चल पड़ी है कि जब बूथ से वोट डाल के बाहर निकलता है, उसमें एक सैंपल होते हैं कुछ है कि उनसे पूछा जाता है कि क्या पोजीशन है, किसको वोट कास्ट किया। 10 में से 7 लोग कहते हैं तो मान लिया जाता है कि इस बूथ पे बीजेपी की बढ़त है कि बीएसपी की, सब लोग जानते हैं, ये ट्रेंड है। ये नहीं कहा जा सकता है कि जितने मतदाता है उनमें से 50% में कह रहा हूं कि 0.1% शायद उनको टच करने की कोशिश करते होंगे, और उन्हीं पे हम सब लोग भरोसा करते हैं। अप डाउन होते हैं, नींद भी उड़ाती हैं, और किसी किसी की तो हालत यह होती है कि चाटुकारों की राजनीति में कमी नहीं, लड्डू भी खिला देते हैं, पता चलता है कि तो गड़बड़ हो गया। कई बार ऐसा होता है कि पटाखे आ जाते हैं लेकिन पटाखे किसी दूसरे के चल पड़ते हैं। खैर थोड़ा सा बिहार में लोगों को भी। लक्ष्मीकांत जी, बीजेपी का भरोसा 5 राज्यों के लिए मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या आप लोगों को लगता है कि बीजेपी को आखिर वोट क्यों दिया होगा मतदाता ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर वोट मिला है, मोदी जी के चेहरे पर वोट मिला है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नाम पर वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है, जिस पर लोगों ने विश्वास के साथ अपना मतदान कर रहे हैं। यदि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार चुनाव परिणाम बात करें, बिहार के अपवाद को छोड़कर हम समस्त जगहों पर चुनाव जीते हैं, और इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी पर इस देश की जनता का अटूट विश्वास है। उसी के आधार पर हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव यूपी में जीतनी जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, बड़ी तेजी से हमारे दोस्त ने भी कहा, कांग्रेस के दोस्त ने कहा कि विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विकास किसका विकास? कल तक आप ये कहते यूपी की खड्डे बड़ी सड़कें खाट जाता है, तो आपके भाषण क्या थे? क्या समय बदल गया, मन बदल गया? वही शीला दीक्षित को एक बात मैं रोकना चाहूंगा, देखिए आपको अटपटा लगेगा क्योंकि आप इस वक्त एक फ्लो में चल रहे हैं, पूरी ढंग से अच्छे उसमें चल रहे हैं, आपकी स्पीड भी बन रही है। लेकिन देखिए अगर हम खाट यात्रा पे जाएंगे तो फिर वो देखिए हाथ ऊपर करने लग गए हैं कि पीडीपी के साथ क्या हुआ। मैं माफी चाहूंगा कि इतना टाइम नहीं है, हम उस बहस में नहीं जाना चाहते, आप अपने एजेंडा पे आइए बस। मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, विकास के एजेंडे के नाम पर चुनाव लड़कर हम इस बार 5 राज्यों में चुनाव जीतने जा रहे हैं। पहली बात, यूपी के अंदर हमारा स्पष्ट बहुमत सीधा सब लोग दिखा रहे हैं। हम एग्जिट पोल की बात पर विश्वास मैंने पहले भी कहा था, ये 80% तक विश्वास करते हैं एग्जिट पोल पर, 20% उल्टा कुछ परिवर्तन होता है जो हमको लगातार कई बार दिल्ली और बिहार वगैरह सब जगह देखने को मिला, उससे हम अछूते नहीं है। लेकिन जहां तक बड़ी तेजी के साथ हमारे पर कई सारे आरोप लगाए, और सब लोगों ने हमारे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टारगेट है अभी, और भारतीय जनता पार्टी शासन इसलिए टारगेट पे होना स्वाभाविक भी है। बड़ी तेजी के साथ कहा कि आपके यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर चल रहे हैं, आपकी स्थिति पार्टी और जो बाकी पार्टी है भाई परिवार से व्यक्ति बाहर निकल नहीं पा रही। उनके आपके राहुल गांधी लीडर है, अभी शत्रुघ्न सिन्हा और राहुल गांधी की परिचर्चा की,
राहुल गांधी आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उस परिवार के व्यक्ति है जिस परिवार का झंडा लेकर आप चलते हैं। यदि परिवार लग जाए तो कांग्रेस छिन्न-भिन्न हो जाती है। 100 साल पुरानी एवं द्वारा स्थापित कांग्रेस की स्थिति कहां से कहां हो गई, क्षेत्रीय पार्टी रूप में परिवर्तित हो गई। उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है या सोनिया गांधी जिम्मेदार, ये भी आपकी दोस्त आप क्या बात एक बात तो आप पे राहुल की कमजोरी का वोट मिल रहा है आपको या नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे पे मिलेगा? क्योंकि देखिए आप राहुल की कमजोरी ज्यादा गिना रहे हो, आप अपने विकास के एजेंडे पे जाए। जब पहले चौधरी जी ने हमारे पर आरोप लगाया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में खड़े होते, पहले मोदी को खड़ा करते, अरे भाई हमारे तो लोकतांत्रिक पद्धति से अध्यक्ष बनता है, आपके यहाँ की दृष्टि बड़ी गंभीर है, आपके तो एक ही परिवार से बाहर निकल नहीं पाते, निकल नहीं सकते। हम तो मोदी जी के विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए यूपी में चुनाव। खैर चलिए, सारे राजनीतिक दलों के अपने दावे हैं कि परिवारवाद क्षेत्रवाद से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन तस्वीर साफ बताती है कि कोई राजनीतिक दल इस मोह को त्याग नहीं पा रहा है कि मेरे पुत्र पत्नी, पुत्र की पत्नी या मेरा नाती, मेरी नातिन, उनका होगा क्या। कहीं ना कहीं गली निकालने की कोशिश करते हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टियां हो। बीजेपी इस बात के तो आम आदमी पार्टी में नहीं सकती, आम आदमी पार्टी में नहीं है ना। आम आदमी पार्टी का देखिए अभी केजरीवाल ने भाई पैसे का आरोप लगा, यौन शोषण के आरोप भी कार्यकर्ताओं पंजाब में आप पर लगे, आपकी स्थिति बड़ी गंभीर है। बिहार में आपके एमपी ने, बिहार में आपके चुनाव हो चुका है, अब तो यौन शोषण से बाहर निकलिए आप लोग, अब तो एग्जिट पोल पे आइए। जीत का दावा भंडारी साहब, जीत का दावा किस आधार पर कर सकते हैं आप? देखिए प्लीज फारिक साहब प्लीज। देखिए पंजाब और गोवा में आपको एक बात बताता हूँ। पंजाब के अंदर जो हमें दिल्ली में, हम दोनों जगह दिल्ली में जो काम किया है उस काम के आधार पर हमने वोट मांगे हैं। दिल्ली में हमने पानी फ्री किया, बिजली के दामादे किए, एजुकेशन 150-300% बजट बढ़ाया हमने, स्कूलों से ठीक है, हमने वहां के जो टीचर्स उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा, हमने मोहल्ला क्लिनिक खोली है। तो काम के आधार पे करप्शन कम किया हमने, 350 करोड़ का पुल 200 करोड़ बनाया। ये इस आधार पे हमने वहां जाकर के वोट मांगे थे और जनता ने हमको समर्थन दिया। मैं आपको बताता हूँ, गोवा के अंदर शुरू में हमें लगा था कि गोवा की स्थिति अलग है और गोवा में हमें समर्थन जबरदस्त मिलेगा। ये 4-5 सीट बता रहे हैं, वहां भी 25 सीट से ऊपर आएगी। तो गोवा के गोवा में 10 लाख तो लोग हैं टोटल, और वहां के जो लोग हैं बाहर निकलते हैं, सारा देखा स्थिति अंडर करंट जबरदस्त है। और मालूम पड़ जाएगा भी, जब चुनाव के परसों मालूम पड़ेगा तो आप फिर हमें बुलाएंगे, लक्ष्मीकांत जी भी आएंगे, जब इनकी भाषा बदल जाएगी। क्योंकि जब मोदी जी वाराणसी में 3 दिन उतर रहे हैं, इसका मतलब है डर पैदा हो गया था कि बीजेपी जीत नहीं रही है। मैंने एक प्राइम मिनिस्टर विधानसभा में 3-3 दिन रुकना शो कर रहा है, घबराहट पैदा हो गई है। मुझे तो लगता है 50,000 सीट आएगी, लेकिन दोनों जगह ये युद्ध है लोकतंत्र का। नहीं ये सर नहीं, ये अगर नरेंद्र मोदी नहीं गलत है। जरा सा भी अगर लगता है कि हम कमजोर हैं, अगर वो अपने आप को मजबूत करने, मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा था, कमजोरी मालूम पड़ी जब उतरे ना, मैं यही कह रहा हूं आपको, कमजोरी मालूम पड़ गई कि लगातार हार रहे हैं, अब तो उनको उतरना पड़ेगा। वरना आप बताइए वहां वहां के नेता नहीं है क्या वहां पर, जो प्राइम मिनिस्टर हर जगह जा रहे हैं, जो पहले गुजरात मॉडल की बात करते थे, गुजरात मॉडल भूल गए, वहां पर बात नहीं करते वो, कहते करके जो गुजरात में किया था हमने यहां करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, क्यों नहीं कहा कि राजस्थान में है हम वहां करके दिखाएंगे, काम नहीं किया आपने। एमपी में है बताते आप, जहां जहां सरकार है आपकी, जो सरकार ने काम नहीं किया, तो लप्पे जप्पे से भाषण देने से जनता समझ चुकी है इनसे वोट नहीं मिलना है। और ये एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी, प्रथम मैं आपको बता रहा हूं 3rd नंबर पे जाएंगे ये। पंजाब में चोपड़ा साहब है, 1-2 सीट भी आ जाएंगी, तो मैं बात करूंगा पिछली बार, नेक्स्ट टाइम जब आपसे आएंगे। चलिए तो लेटेस्ट जो एग्जिट पोल है उसमें उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती दिखाई दे रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है। उत्तराखंड में भी नेक टू नेक फाइट कही जा सकती है। तो शर्मिला इरोम को लेकर के काफी कहा जा सकता है कि वहां पे बीजेपी को वो टक्कर दे रही हैं। गोवा के अंदर भी क्लियर स्थिति साफ नहीं दिखाई दे रही है। तो एग्जिट पोल पे अगर हम यकीन करें तो ये माना लक्ष्मीकांत जी तो पूरी तरह से बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पे सबकी नजर है। 1 मिनट के लिए मैं ओम सैनी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में क्या रालोद यानी कि अजीत सिंह संकट मोचक हो सकते हैं? क्योंकि 2 हिंदुस्तान के नेता ऐसे लगते हैं कि जो सत्ता से बाहर उन्हें बेचैनी रहती है, अजीत सिंह और रामविलास पासवान। क्या लगता है कि वो किसी के साथ भी जा सकते हैं? निश्चित रूप से देखिए, अजीत सिंह जी ने जिस तरीके के संकेत दिए थे, पहले वो गए बीजेपी के पास में, बीजेपी पे बात नहीं बनी, तो उसके बाद में आए वो सपा के पास में, सपा में भी उनकी बात नहीं बनी, तो वो ये समझ गए कि जिस जमात से संबंध रखते हैं वो जमात बड़ी नाराज है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शासन से, हरियाणा शासन से और बीजेपी के उससे, जो पूरी तरीके से
लोकसभा के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री के साथ में जुटे हुए थे, बीजेपी के साथ में जुटे हुए थे, वो अब छिटक रहे हैं। उन्होंने अपने आप को